अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुजव्वज़ा 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से आज बड़ी पेशरफ ये रही कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आइनी अदालत की तजवीज़ से पीछे हटकर JUI के आइनी बेंच के मुतालबे पर रजामंद हो गई हैं। दोनों इत्तेहादी जमातें अपने मौक़िफ़ से तो पीछे हट गई, मगर अभी भी बहुत से अहम मामलात तय होना बाकी हैं। सबसे अहम मामला चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार का है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत की पूरी कोशिश है कि चीफ जस्टिस की तैनाती 3 सीनियर तरीन जजेस के पैनल में से की जाए। दूसरी तरफ JUI की तजवीज़ यह है कि 25 अक्टूबर की तैनाती के बाद ही चीफ जस्टिस के तकर्रुर के तरीक़ाकार को तब्दील किया जाए। ऐसे में यह सवाल भी अहम हो जाता है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे को तस्लीम कर लिया जाए और आइनी बेंच में चीफ जस्टिस दीगर जजेस के साथ मौजूद हों, तो फिर हुकूमत के लिए इस सारी मशक़ का हासिल क्या होगा? क्योंकि उस सूरत में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस ही इस आइनी बेंच को हेड कर रहे होंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI ने भी अपना मुसव्विदा तैयार कर लिया है, लेकिन मौलाना से मुलाकात के बाद अपना मुसव्विदा पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात होगी और उम्मीद है कि वो अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने यह दावा भी किया कि आइनी तरमीम के लिए हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं। हुकूमत ने ना अपने मेंबरान से पूछा, ना डर के मारे जवाब दिया है। उनके पास बावसूख और काबिल एतमाद ज़राए से खबर आई है कि 7 मेंबर हुकूमत के वोट नहीं देंगे। क़तई नज़र के बैरिस्टर गौहर का 7 अरकान का दावा दुरुस्त है या गलत, मगर ये बात तय है कि फ़िलहाल हुकूमत को तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं। इस सारी सूरत हाल से यही बड़ा सवाल जन्म ले रहा है कि तरमीम के हवाले से हर बड़ी सियासी जमात कैलकुलेटेड मूव्स खेल रही है, या फिर इस सारी मशक में अवाम के लिए भी कुछ निकलेगा जिनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही ये आइन लिखा गया और इंसाफ का निज़ाम खड़ा किया गया है। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, ज़ैगम खान, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और हमाद गज़नवी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल, नून लीग और PPP आइनी अदालत छोड़कर आइनी बेंच पर रजामंद, क्या वादे वईद होने के बाद ही मौक़िफ़ तब्दील हुआ? ज़ैगम साहब, इस्लामाबाद में सब इकट्ठे तो हो गए हैं, मुजव्वज़ा मुसव्वदे से मुत्तफ़िक़ा की तरफ रुख कर रहा है। अब बहुत से छोटे छोटे पॉइंटर्स भी सामने आ रहे हैं कि क्या डाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, मगर क्या पसे पर्दा ये जो आइनी बेंच पर सबका इत्तफ़ाक़ है, पसे पर्दा मामला तय हो गए हैं? देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब ने कह दिया ना कि अब एक फूंक की कसर रह गई है। अब फूंक तो वो मारेगा जो मजहबी तौर पर सब में ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा नेक होगा। तो बाकी तो लगता है कि इत्तफ़ाक़ राय लाजली हो गया है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो हुआ है वो पाकिस्तान में जमहूरियत की जो बची खुची ताकत है उसका मुअस्सिर होना ज़ाहिर करता है कि जमहूरियत कितनी भी कमज़ोर हो, उसमें कुछ ना कुछ ताकत, कुछ ना कुछ तवानाई ज़रूर होती है। वो बहुत सी ऐसी बातों को फिर भी रोक लेती है जो नुकसानदेह हो सकती हैं। क्योंकि जो आइनी अदालत का एक प्रपोजल थी या जो तैयारी थी, जो उसका ड्राफ्ट भी बना लिया गया था, वो एक ऐसी तजवीज़ थी जो बहुत बड़ी तकसीम लाने जा रही थी, जो पाकिस्तान के आइनी निज़ाम में ऐसी तब्दीली करने जा रही थी जो किसी तौर पर मुनासिब नहीं थी। आप देखिए, पाकिस्तान के 300 बड़े बड़े जो वकला हैं हर साइड के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था कि ये आइडिया जो है आइनी अदालत का, ये आइन पर हमले के बराबर है, ये PCO कोर्ट की तरह है, आप इसमें हिस्सा ना लें, हम इसके सामने हाजिर नहीं होंगे। और इस तरीके से बार्स इकट्ठी हो रही थी इस आइडिया के खिलाफ, क्योंकि इसके नतीजे में होने ये जा रहा था कि पाकिस्तान का जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, जिसमें एक मुअस्सिर अदालत की बहुत ज़रूरत है, वो ख़त्म होने जा रहा था। क्योंकि एक हैंड पिक्ड अदालत, हैंड पिक्ड जजेस पर मुश्तमिल एक अदालत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाई जा रही थी। इस तरह की अदालत जो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में जिसकी जगह ही नहीं थी, कोई मिसाल ही नहीं है कि पाकिस्तान जैसे निज़ाम इंसाफ वाले मुल्क में, कॉमन लॉ के मुल्क में इस तरह की अदालत लाई जाए। और उसके नतीजे में एक ड्यूअल सिस्टम अदालती निज़ाम का बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से वक्त मजीद लगता, उलझने मजीद पैदा होती,
केसेस मजीद लेट होते, एक टग ऑफ वॉर, एक कन्फ्लिक्ट मजीद पैदा होती। तो उस लिहाज से अच्छा हुआ एक ऐसी बात पे सबका अग्रीमेंट हुआ जो आईनी लिहाज से एक ज्यादा। ज़ैनुल साहब, ये जो आईनी बेंच था ये पीटीआई की तरफ से मौलाना को दिया गया था और मौलाना ने कामयाबी से पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस पर राजी कर लिया है। क्या पीटीआई भी अब इस तरमीम में शामिल हो जाएगी? मेरा ख्याल है यहां तक ये बात है, इस पर तो पीटीआई को अग्री करना चाहिए, लेकिन दूसरे नुक्ते भी हैं। लेकिन क्या पीटीआई असूली तौर पर इस तरफ आएगी या एक अपोजिशन के तौर पर वो ये देखेगी कि ये जो तरमीम हो रही है इसके सियासी मुज़मरात क्या हैं और उन सियासी मुज़मरात को देखते हुए रिएक्ट करेगी? नहीं, मगर सियासी तौर पर और एक जमात के तौर पर पार्लिमानी, क्या उनकी ख्वाहिश पर कम अज कम जो चीज आ रही है उस पर भी साथ खड़े होंगे या उस पर भी सियासत कर जाएंगे? देखिए, तो पूरा पैकेज होगा ना आयशा। ऐसा तो नहीं है कि आप पिक एंड चूज करें कि उस आईनी पैकेज में से एक चीज पर आप अग्री कर ले, बाकी चीजों पर ना करें। ठीक, अब देखना तो यह है कि पूरा पैकेज जो है वो क्या आएगा और उसके सियासी असरात क्या होंगे। क्योंकि यह बात जहन में रखिए कि बहरहाल ये कोई पाकिस्तान के निजाम इंसाफ में रिफॉर्म करने के शौक में नहीं लाई जा रही। इसलिए नहीं हुआ कि इस वक्त हुक्मरान जमातों के पेट में बहुत बड़ा दर्द उठा है कि पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं मिल रहा। 22 लाख केसेस पेंडिंग हैं लोअर कोर्ट्स में, 3 लाख केसेस पेंडिंग है हायर कोर्ट्स में। अब इनको खत्म करो, पाकिस्तानियों को इंसाफ दिलाओ। उसकी तो कोई कोशिश हमें नजर नहीं आई ना। सूबों की सतह पे तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लोअर जुडिशरी के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, पुलिसिंग के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, तफ्तीश के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। मकसद तो पीछे सियासत है ना। तो उस सियासत से जो जमात हर्ट हो रही है, जिसको नुकसान पहुंच रहा है, वो क्यों उसके साथ होगी? लेकिन हम जो अपना तज्जिया करेंगे, जाहिर है हम तो इस हिसाब से करेंगे कि दोनों जमातों का जो भी फायदा नुकसान है, इसमें शहरियों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, पाकिस्तान के निजाम पे इसका क्या असर पड़ रहा है। मेरी राय में पिछली तजवीज की निस्बत ये बहुत ही एक बेहतर, ज्यादा काबिल कबूल तजवीज है। इसमें जो बाकी शिकें हैं वो भी इस तरह की होनी चाहिए कि जो नुकसान जिसका अंदेशा था, देखिए आखिरी बात मैं करने लगा हूं, जिस नुकसान का अंदेशा था वो ये था कि पाकिस्तान का आला अदालती निज़ाम इंतजामिया के मातहत आ जाएगा। दुरुस्त हो गया। जो बाकी शिकें हैं उसमें भी इस चीज़ का एहतियात रखनी चाहिए कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की वो बरकरार रहे और पाकिस्तान में जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर ठीक रहे। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बड़े आईनी मुतालबे से जहां से आगाज किया और बिलावल भुट्टो ने तो उसके लिए कन्वेंसिंग भी बहुत ज्यादा की, मतलब जितने ज्यादा वो पुरजोर दलाइल दे सकते थे बार से लेकर सोसाइटी में जाने तक, उससे दस्तबरदार हो गए हैं। यानी कि मिसाक़ जमहूरियत भी इस इत्तफाक के लिए उन्होंने भुला दिया कि जजेस के तकर्रुर का जो तरीक़ाकार है, चलें आईनी अदालत नहीं तो आईनी बेंच, तरीक़ाकार में तरमीम की यकीन दहानी के बाद क्या आईनी अदालत के ऑप्शन को छोड़ा गया है कि वहां जो हुकूमत और उसके इत्तेहादी चाह रहे हैं उस हिसाब से चला जाएगा? मेरे पहले दिन से कह रहा हूं, पार्लियामेंट जो करेगी बेहतर करेगी। मेरा मौक़िफ़ यही है। ये बातें जो सारी हम कर रहे हैं इनकी हैसियत तभी पता लगेगी जब ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएंगे। आप कह रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सबसे बड़े मुतालबे से पीछे हट गई है, तो ये उसको सोचना पड़ेगा कि उसका खमियाजा क्या भुगतना होगा। आप बात कर रहे हैं आइन के बारे में, मेरे सामने कुछ और है। मेरे सामने मामलात आ रहे हैं कि अदालती इस्लाहात चाहती हैं। अब इसमें फ़र्क है, आप अपने आप को एक चीज़ तक ही महदूद रखे हुए हो कि कोई आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इतनी ताकत हासिल कर लेगी कि सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कुछ नहीं होगी। आप ये बहस किए जा रहे हो। मेरे सामने जो बात की जा रही है वो है पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI ने अदालती इस्लाहात पर बात करने का फैसला किया है। अब अदालती इस्लाहात और चीज़ हैं और जिस आईनी तरमीम पर आप बहस किए जा रहे हो और किए जा रहे हो और किए जा रहे हो वो और है। मगर अदालती इस्लाहात भी तो आईनी तरमीम के जरिए आ रही है। एक मिनट ठहरे ना। क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है दानश्वर, अलावा इस बात के कि मुबारक हो कि पीपल्स पार्टी भाग गई
और उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फैसला। सर मैंने कहा इत्तेफाक राय के लिए उनको उसको छोड़ना पड़ा कि जाहिर बात है इत्तेफाक राय सही। आप इत्तेफाक राय कह रहे हो, मैं क्या भाग गई, तो मसला तो कोई फर्क नहीं। आप जरा पढ़े लिखे हो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जरा झटके अंदाज में बात कर रहा हूँ। नहीं मगर मैं अगर इसके आगे ये कह दूं कि ना करें, 6 महीने लगा के आप इत्तेफाक राय कायम करें, शायद इससे बेहतर चीजें ले आएं। कुछ बात और करना चाह रहा हूँ मोहतरमा। अच्छा चले कर लें, आप बात करें। बात अदालती इस्लाहात की हो रही है और ये 1, 2, 5, 7, 10, 25, 30 पॉइंट हो सकते हैं, एक आधा नुक्ता नहीं हो सकता। और जो आपका ये सवाल था कि पीटीआई ने अपनी सपोर्ट का ऐलान किया है, तो उसका जवाब सुन लिया आपने। तो जैगम साहब ने दिया, आपकी क्या राय है? सुन लेना। हाँ। मुझे बात करने देंगी तो मैं अपनी राय दूंगा। पीटीआई 28, 29, 50 जो चीज़ें पेश की जाती हैं उनमें कहती है नंबर 1 पे हमारा वोट है, नंबर 3 पे हमारा वोट नहीं है, नंबर 7 पे हमारा वोट है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशल टाइम फॉर द पार्लियामेंट, और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी बड़ा क्रूशल टाइम है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो पूरे के पूरे अदालती इस्लाहात की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अदालती इस्लाहात होंगी तो इंसाफ मिलेगा। अदालती इस्लाहात होंगी तो जो जुल्म और ज्यादती होती है अदालतों को इस्तेमाल करके गरीबों के साथ वो ख़त्म होगी। और जब हम अदालती इस्लाहात की बात करते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जो प्रोसेस है, इसकी तैनाती, तनख्वाहें, पेंशन, पोस्टिंग भी मुमकिन है ज़ेरे बहस आए, क्योंकि मेरे नज़दीक अदालती इस्लाहात यही है। सर अभी तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मामला मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक़ कोई चीज़ है ही नहीं। मेरे सामने तो लफ्ज़ आया है कि पीपल्स पार्टी नून लीग अदालती इस्लाहात, फिर कहा गया है इसहाक डार, ये इस्लाहात लाने के लिए नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर ने दस्तखत किए थे। जिस कागज़ में दस्तखत किए थे वो कागज़ ये है जिसको पढ़ने को कोई तैयार नहीं, आपकी मर्ज़ी है। अब मसला ये है कि लफ्ज़ों का खेल है। आप एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के दरमियान हो। आईनी कोर्ट छोड़ दिया, बेंच पर आ गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। मैं अदालती इस्लाहात की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ सर वो जो कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कर रहे हैं, जो उन्होंने मुझसे कहा। यार ये मेरे सामने उनकी तहरीर पड़ी है। सर मैं तो आज जो चीजें सामने आई हैं मेरे सामने आ जाएंगे, ये मेरे सामने लिखा हुआ पड़ा, मैं अपने घर से तो नहीं लेके आया। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI अदालती इस्लाहात चाहती है। हाँ। तो अदालती इस्लाहात तो ये है ना, मजिस्ट्रेट की अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जितनी खराबियां उनको खत्म करने की बात की जा रही है। और आप अपने आप को रखे बैठे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नाकाम हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, और सुप्रीम कोर्ट का हो गया, और आप उस साजिश में जाना चाहते हो कि जनाब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कहेंगे जी खोलो इलेक्शंस के नताइज को और इसका डब्बा खोल दो, और डब्बा खोलने के बाद एक डब्बा खुलने के बाद क्या आ जाएगा, बाकी भी डब्बे खोल दो एंड लेट अस गो फॉर इलेक्शन। आप उस खेल की बात कर रही हैं, मैं अदालती इस्लाहात की बात कर। चले ठीक हो गया। हमाद साहब, अगर आईनी बेंच को चीफ जस्टिस ही लीड करेंगे तो फिर सारी मशक का हासिल क्या हुआ? हुकूमती तरमीम के बगैर भी चीफ जस्टिस से एक आईनी बेंच बनाने की इस्तदा की जा सकती थी, तब भी चीफ जस्टिस नहीं हेड करना था। अब आईनी बेंच बनेगा तो भी अगर उस हिसाब से नहीं बेंच बनता, चीफ जस्टिस ही उसको हेड कर रहे होंगे, तो क्या फिर हुकूमत ने हासिल किया? क्या अगर मैं ये कहूँ, माजी की नज़ीरें भी हमारे सामने, ठोस यकीन दहानी का 25 अक्टूबर के बाद मालूम होगा। यानी कि अगर बेंच पर आए हैं तो किसी यकीन दहानी के बाद हुकूमत बेंच पर आई है, अदरवाइज हुकूमत इस सारी एक्सरसाइज में कहाँ है? मेरे ख्याल है सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए कि ये कलेक्टिव विजडम जिसे कहते हैं, जो कि आइन की बुनियाद होती है और आइनी तरमीम की भी बुनियाद होती है, होना चाहिए, उसके हमें शवाहिद नज़र आ रहे हैं कि बात अपनी अपनी पार्टीज़ की पोजीशन थी, वो उसके लिए कैंपेन भी करते रहे, हम देखते रहे। ख़ास तौर पे आपने बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र किया है कि वो मुसलसल तबलीग करते रहे कि आइनी जो अदालत है उसके क्या फैज़ है जो हम हासिल कर सकते हैं उसे बनाने की सूरत में। लेकिन अब वो ज़रा उससे एक कदम पीछे हट रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास आई है। बात यह है कि ये अदालत बने
या बेंच बने या ये दोनों चीज़ें ना हो। सिर्फ बुनियादी बात जिसका हम साथ देते हैं, उसका तरीकाकार तो सियासत, जैसे आप कह रहे हैं कि सियासत भी हो रही है, उसकी टाइमिंग भी एक सियासी है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि पार्लियामेंट का उसमें अमल दखल होना चाहिए। ये जो चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम होता है डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी और दूसरी डेमोक्रेसी फॉर्म्स में भी, उसकी कोई सूरत तो यहाँ पर होना चाहिए। तो हम उस एतबार से कहते हैं कि ये इस्लाहात जो हैं, क्योंकि इसमें उनका भी जिक्र किया जा रहा है कि ऐसा एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम पैदा किया जा रहा है, इसलिए हम इससे खुश हैं। तो जब आप कह रही हैं कि अदालत नहीं बनेगी, आईनी अदालत अलहदा और चीफ जस्टिस ही होंगे, तो हम इस पे क्या तबसरा कर सकते हैं, सामने आएगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है, नहीं सर, चीफ जस्टिस ही बनेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। इस पर भी एक इख्तिलाफ है जो रिपोर्टेडली सामने आ रहा है कि JUI का ये कहना है कि अभी जो चीफ जस्टिस है उनके साथ कंटिन्यू किया जाए। हुकूमत की तरफ से 3 रुकनी सीनियर जजेस के पैनल में से है कि चीफ जस्टिस आना चाहिए। ये अभी मामला तय नहीं हुआ अब तक का कि इसके ऊपर कहाँ जाता है इनका इत्तेफाक। मैं सियासत, जो वक्ती सियासत हो रही है, आप उसका जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मैं उससे ज़रा सा हटकर या ऊपर उठकर कह रहा हूँ कि अगर आप इसे बड़े स्पैन में भी देखें, यानी ये वक्त तो गुजर जाएगा, साल गुजर जाएगा, 5 साल गुजर जाएंगे, 10 साल गुजर जाएंगे, तो हम इस तरमीम को किस नज़र से देखेंगे? यानी ये जब वक्त गुजर जाएगा, ये चीफ जस्टिस गुजर जाएंगे, अगले आने वाले भी गुजर जाएंगे, ये तो साल 2-2 साल 3-3 साल के ही खेल है ना। तो इस तरमीम को हम इस तरह देख रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम, पार्लियामेंट का इस सारे मामले से एक ताल्लुक, और जब हम पार्लियामेंट का ताल्लुक कहते हैं तो ये जो कलेक्टिव विजडम की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, इस तरह हम इशारा कर रहे होते हैं, यानी आवाम के नुमाइंदे और उनकी फिर राय, यानी हम ये तसव्वुर करते हैं और ये हमारी ख्वाहिश भी है कि ये इस तरह रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और उनका एक चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, आप हुकूमत को हम एक दिन कहते हैं आज तो इससे बड़ी एम्बेरसमेंट हो गई, ये पास नहीं करवा सके, जब पहले उन्होंने बुलाया था इजलास में, और अब हम कहते हैं कि ज़रा एक कदम पीछे उनकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी यानी हट रही है। तो हम हर रोज़ की बिना पर ये फैसला करते हैं कि आज कौन आगे निकल गया, कौन कमज़ोर हुआ और कौन मजबूत। मेरा ख्याल है अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखें तो हुकूमती जो इत्तेहाद है उसको एक ज़रा इस्तेहकाम तो मिल रहा है बहरहाल इन बातों से। ये सारी जो बातें हो रही हैं, एक हुकूमत को जैसे मुआशी इशारे आ रहे थे पहले, अब ये सियासी इशारे आ रहे हैं। ये सियासी इशारे क्या हैं कि आप सारी बड़ी जमातें जो हैं PTI से हटकर सारी इकट्ठी हो रही हैं एक पेज पर, और कल मौलाना ने कहा कि हमारी अदालती हवाले से तो हमारे सारे हम इकट्ठे हो गए हैं एक नुक्ते पर। इसी तरह आपने PTI का भी जिक्र किया कि वो भी अपना थोड़ा बहुत हिस्सा कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। हम तो कल भी बात कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वरना PTI के बारे में ये तसव्वुर उभर रहा है कि दैट पार्टी इज बीइंग काइंड ऑफ लेफ्ट आउट, तो वो तसव्वुर नहीं आना चाहिए। मैं बात खत्म करूं अपनी, मैं समझता हूं कि द अमेंडमेंट इज बीइंग लिक्ड इनटू शेप एंड दैट इज अ गुड न्यूज़ फॉर डेमोक्रेसी। दुरुस्त हो गया। नियाज़ी साहब, आईनी बेंच पर रजामंद हो गया है हुकूमती इत्तेहाद, साथ मौलाना भी खड़े हुए मौजूद हैं। हुकूमत मौलाना के वोट के लिए अपने बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज छोड़कर पीछे हटी है। क्या मतलूबा अक्सरियत के लिए मखसूस नशस्तों समेत तमाम ऑप्शंस नाकाम हुए, या फिर ये कलेक्टिव विजडम है जिसका वो पहली सुबकी के बाद ख्याल आया कि अब इस कलेक्टिव विजडम की तरफ बढ़ा जाए? और मैं एक सवाल इजाफा कर दूं इनको कि सर ये जो कुछ भी डिबेट है, क्या ये अदलिया में इस्लाहात लाने पर मुश्तमिल है या सिर्फ 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है? मेरा ख्याल है नॉट फेयरनेस आयशा और इफ्तिखार साहब कि पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ अपने मखसूस मफादात को जो है केटर करने के लिए और उनको परवान चढ़ाने के लिए ये इस्लाहात की ज़रूरत पड़ी है। ज़रूरत तो हमेशा से थी, जैसे हम देखते हैं कि अरसे से इसकी गाय बगाए गूंज भी उठती रही कि आईनी अदालत होनी चाहिए, 18वीं तरमीम के अंदर डाल दिया गया था, लेकिन बहरहाल आपने देखा कि वो नहीं हो सका, और उसके बाद एक अरसा तक यकसुई के साथ इसकी ज़रूरत नहीं महसूस की गई। लॉजिकली देखें तो ये इस पे बजाय आर्गूमेंट करने के या उसमें कौन क्या आर्गूमेंट हो सकता है, पहले तो ये देखें कि हुकूमत के जो मफादात हैं, आया वो जिनका वो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है तसव्वुराती तौर पे, तो वो केटर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। देखें नाम में क्या रखा है, आईनी अदालत कह दें, आईनी बेंच कह दें, अगर मफादात उनके दोनों में एक ही तरीके से उनको महफूज बनाया जा रहा है या महफूज बनाया जा सकता है तो फिर नाम कोई भी रख लें। अब बेंच के अंदर अगर
जो 5 जजेस, देखो आम बेंच तो ये बेंच तो इसमें तो आइन की नहीं चाहिए ना। जब आप आइनी तहफ़्फ़ुज़ देंगे कि 5 मखसूस बंदे जो है सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई करेंगे और उनकी तैनाती का तरीक़ेकार भी इसका लफ होगा फ़र्ज़ किया, तो इसका मतलब है कि उसका नाम आप आइनी बेंच रख दें या आइनी अदालत रख दें, उसकी क्वालिटी जो है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अगर उसके अंदर एज लॉन्ग एज हुकूमत के फ़र्ज के इंटरेस्ट के लिए 3-2 की अक्सरियत हुकूमत के पास है। अभी मैं चीफ जस्टिस को नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बेंच के ऊपर सारे जजेस की राय इक्वल होती है, कोई किसी का एक राय जो है 2 नहीं होती है। अगर वो 3-2 के ऊपर भी हुकूमत के पास ये काम करने को है और आइनी अदालत के अंदर वो सारे फैसले करवा सकते हैं, तो फिर तो मकसद सर्व हो गया। अब इसके साथ देखें, ये बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है और भी हमासा भी कह रहे हैं। मैं उसी के अंदर थोड़ा सा मजीद इसका एक और पहलू लूँगा कि अगर आप इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके या नाम की तब्दीली करके आप एक कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं, और अगर आपको सरप्राइज मिले, जैसे मैं कल भी कहा था कि पीटीआई भी इसके अंदर आ जाएगी। आज कल भी सलमान राजा साहब को मैं सुन रहा था, उनको पूरा एतमाद था कि मौलाना फजल रहमान साहब जब कि उस वक्त वो अभी उनकी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, तो उस वक्त मैं उनको सुन रहा था कि वो वहाँ पे जो भी निज़ाम लेके आएंगे, बहरहाल वो हम समझते हमें उस पर पूरा एतमाद है। इसका मतलब है कि मौलाना साहब के पास उनका एक एतमाद का वोट जो तहरीक इंसाफ का था, जिसकी बाद में हो सकता है कितना उसके साथ ठहरते हैं, वो मौजूद था। अब एक लंबी लिस्ट है। मेरा अपना ख्याल है कि जो कल 3 चीज़ें तय हुई होंगी, मुझे नहीं पता, मैं तो ज़रा थोड़ा इनकम्युनिकेटर हूँ कल से अपने जो है मसरूफियत की वजह से, लेकिन जो 3-4 चीज़ें हुई होंगी, आईनी बेंच, चूंकि अब इसको कहा जा रहा है तो मैं आईनी बेंच कहता हूँ, और ये ऑलमोस्ट पता सर्टेन ही है कि मौलाना जिस शद्दमत के साथ आखिरी दिन में आईनी बेंच कह रहे थे, तो लगता ये था कि ज़्यादातर आईनी बेंच के अंदर ही वही सब कुछ डाला जाएगा, यानी कि दाएं कान को दाएं हाथ से पकड़ लूँ या मैं बाएं हाथ से पकड़ लूँ। अगर मुद्दा मेरा कान पकड़ने को होता है तो दाएं से पकड़ूँ या बाएं से पकड़ूँ, इसमें कोई ज़्यादा जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मौलाना ने किया तो वहाँ पे अगर 3 चीज़ें तय हो गई हैं, जो मेरा ख्याल हो गई होगी। एक, ये बेंच जो आईनी हो चुका और इसको सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जो हेड करेगा। एक होगा कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती जो है उस पर मेरा नहीं ख्याल किसी को एतराज़ है। एक चीज़ पे लोग जिसको था, बहुत से अखबार थे सारे के सारे, मौलाना की पार्टी से भी हुई तकरीबन आवाज़ आई है, तहरीक साहब बहुत ज़्यादा वोकल भी है, और वो तो 7-8 साल से काजी फैज़ साहब के ख़िलाफ़ एक जो बिला वजह एक बिला जवाब कैंपेन चला रही है। तो वो जो उनका ये कहना मौलाना मोहतरम का कि जी हमने जो है ना उसको नहीं बनने देना है, तो उसमें ये नहीं था कि 3 जजेस जो सीनियर होंगे उनमें से चीफ जस्टिस बन जाएगा, ठीक हो वहाँ पे भी हो गया। और तीसरा ये 5 जजेस की तैनाती, उसका भी तरीका मेरा ख्याल है कि यस्टरडे की मीटिंग में इन तीनों चीज़ों पे इत्तफाक कराया होगा। और वक्ती तौर पे वो कहते हैं ये भागते चोर की लंगोटी से ज़्यादा बहुत कुछ जो है जिनको मिल गया, क्योंकि असल एक कोर इशू है जो एड्रेस कर लिया। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक अगले मरले पे उसे फिर बहुत का इख्तिलाफात थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मिसगाइडेड तलबा का एहतजाज, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और मुकदमे, क्या यही हल है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 4 रोज कबल लाहौर के एक निजी कॉलेज के कैंपस से शुरू होने वाला तलबा एहतजाज अब पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में फैल चुका है। गुज़िश्ता रोज गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, कामोकी, लाला मूसा, बुरेवाला समेत मुतादिद शहरों में एहतजाज हुआ, जबकि आज सुबह से लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तलबा का एहतजाज जारी रहा। एहतजाज के दौरान तलबा की जानिब से मुख्तलिफ कैंपसेस की इमारतों और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। तलबा ने कहीं कॉलेज रिकॉर्ड और फर्नीचर जलाया तो कहीं अपने ही तालीमी इदारों के शीशे और गेट तोड़े। मुजाहिरीन की जानिब से मोटरसाइकिल्स और कॉलेज बसेस को भी नुकसान पहुंचाया गया। गुजरात में तलबा की हंगामा आराई के दौरान कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड जान से चला गया। मुश्तिल मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। रावलपिंडी पुलिस ने 250 जबकि लाहौर पुलिस ने 20 से ज्यादा नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासिर भी मौजूद हैं। शरपसंद अनासिर ने पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले किए। कई शहरों में 4
दिन से कॉलेजेस बंद हैं और मजीद 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। इन सारे फैक्ट्स के बाद तलबा के इस एहतजाज को पुरअमन तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसी बच्ची के साथ कोई वाकया नहीं हुआ, कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आया। PTI ने इंतशार फैलाने के लिए मुबैना वाक़े को साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को गुमराह करने की मुहिम चलाई गई। इससे कबल पुलिस और 7 रुकनी कमेटी भी ये बात कह चुकी है कि ऐसे किसी वाक़े के कोई शवाहिद नहीं मिले। तो फिर सवाल यह है कि आखिर तलबा क्यों ये सब कर रहे हैं? तलबा अपनी ही तालीमी दरसगाहों को तबाह करने की राह पर क्यों हैं? 2 रोज कबल हम अपने इसी प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन ने हैजान बर्पा किया है, मगर क्यों तलबा समझने के लिए तैयार ही नहीं? हजारों तलबा सड़कों पर हैं, मगर कोई स्टूडेंट भी इस गैर मुसद्दिका वाक़े का सबूत फराहम क्यों नहीं कर पा रहा? सवाल यह भी है कि अगर इन तलबा के दरमियान शरपसंद अनासिर भी मौजूद हैं तो क्या वाकई तलबा किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या अब हुकूमत के पास इस मामले को सुलझाने के लिए कोई हल है? क्या कॉलेजेस की बंदिश, एहतजाज पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, पकड़ धकड़ और मुकदमात हल हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई कमेटी के साथ ही एतमाद साजी के लिए कॉलेज के तलबा और असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी नहीं बना देनी चाहिए थी? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल इस तरह से, तलबा एहतजाज PTI ने वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब, क्या तलबा वाकई PTI के सियासी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं? इफ्तिखार साहब, आपको क्या लग रहा है जो 4 दिन से मुख्तलिफ शहरों में तलबा बाहर आ रहे हैं, किसी की बात सुनने मानने को तैयार नहीं है, हुकूमत की तरफ से की गई इन्वेस्टिगेशन को नहीं तस्लीम कर रहे हैं, मगर जो सोशल मीडिया पर है वो उनका सबसे बड़ा सच है? जो सोशल मीडिया है वही इंकलाब लेके आएगा। सियासी जमातें तो इंकलाब लाने से रह गई, अब लगता तो ऐसे ही है। मरियम नवाज़ ने कल जितने वाज़े अल्फाज में इस सारी सूरत हाल से आप लोगों को आगाह किया, अगर अब भी हमारी समझ में उनकी बात नहीं आ रही तो फिर तो वही होगा जो सोशल मीडिया चाह रहा है। मुल्क में एक ऐसी फ़िज़ा, बदअमनी, जलाओ, ठहराओ, डेड बॉडीज़, मदरसों का बंद हो जाना, शहरों का बंद हो जाना, लूटमार। सर, हुकूमत और बड़ों का काम नहीं है सच और झूठ में कह दिया उन्होंने, कह दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। एतमाद नहीं कर रहे ना? अब एतमाद का कोई इंजेक्शन तो नहीं होता किसी हुकूमत के पास। जब आपने सोशल मीडिया के 8 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल दे दिए कि जाएं, जाके जो मर्जी आती है करें, और उस मर्जी को वो कहें कि जनाब ये हमारा हक है, आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल फलां में हमें इजाज़त है कि हम जो चाहें लिखें, जो चाहें छापें, जो चाहें लोगों को बताएं, जो चाहें इंफॉर्मेशन शेयर करें, जहाँ से चाहें इंफॉर्मेशन शेयर करें, खबरदार हमें हाथ मत लगाना, और हाथ लगाया तो ये आइन से मुतसद्दम होगा। 16-17 साल के बच्चे हैं, 16-17 साल के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। तो यही वो उम्र है जिसमें मैं खराब हुआ था, जिसमें ये नियाजी खराब हुआ था। सामने बैठा हुआ है, हम दोनों बैठे हुए हैं। जैसे मैंने अपने खराब होने से बचा लिया था। हम दोनों खराब हुए थे, मैंने अपने आप को बचा लिया। हम दोनों बैठे हुए हैं। नहीं, हम दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, हम दोनों 2 मुख्तलिफ नजरियात की रिप्रेजेंटेशन करने वाले, पथराव करने वाले, सड़कों पे हंगामे करने वाले, आपके पास कोई हल नहीं है, दोनों बैठे हैं। ओके, और एक्टिविस्ट हैं, और हम नहीं समझ रहे थे उस वक्त कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि जो हो रहा है ये मुल्क के खिलाफ हो रहा है, मुल्क को तबाह करने के लिए हो रहा है, मुल्क के निज़ाम को तबाह करने के लिए हो रहा है। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, मॉब जस्टिस के बढ़ते वाकयात इंतहा पसंदी में तो पहले मुल्क में नजर आते थे, मगर ये मुबैना रेप के केस में गुज़िश्ता रोज गुजरात कॉलेज का जो सिक्योरिटी गार्ड था इस एहतजाज के दौरान वो जान से गया है। आज खुर्शीद साहब भी कह रहे हैं, कल जो बात वज़ीर आला मरियम नवाज ने कही कि तलबा के एहतजाज में PTI का हाथ है, क्या वाकई PTI पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहती है? देखिए, एक वो साजिशी थ्योरी है जिसपे तलबा यकीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें उसके मुकाबले में अपनी साजिशी थ्योरियां नहीं लानी चाहिए। हमें इस वक्त देखना चाहिए कि कितना बड़ा चैलेंज है जो हमें दरपेश है, और हम उसका मुकाबला करने के लिए कितने तैयार हैं या नहीं हैं, और यकीनन नहीं हैं। हमारा जो दौर है इसको कहते हैं पोस्ट ट्रूथ एज, वो दौर जिसमें सच चला गया।
पोस्ट ट्रुथ है जिस ऐसी एज को कहते हैं जो हमारी एज है, उसको कहते हैं कि जब जज्बात अहम होते हैं, हकायक गैर अहम होते हैं। और इसके पीछे क्या है? डिजिटल रेवोल्यूशन। इल्म आसान हो गया, इल्म सस्ता हो गया, लेकिन इसके बावजूद सच महंगा हो गया। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी से ज्यादा आपको किताबें मुहैया करता है। चंद मिनटों में आप अपनी पसंद की किताब ढूंढ सकते हैं। वो असातिज़ा, वो आलिम जिनको आपको सुनने के लिए दूसरे बर्रे आज़मों में जाना पड़ता था, वो आपके मोबाइलों में बैठे हैं, लेकिन सच दस्तयाब नहीं है। सही। सच पे कोई यकीन करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि सच महंगा होता है, उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। सच जो है वो तकलीफ दे होता है, जिस बात पे आप यकीन करना चाहते हैं वो आसान होता है। ज़ैगम साहब, हल क्या है? हम भी छोटे थे तो वालिदैन समझाते थे, सच और झूठ का फर्क बताया जाता था, मगर आज हमारा मुस्तकबिल दलील और तामीर से दूर जा रहा है। देखिए, हल ये है कि आप अपनी नई नस्ल को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं। आंखें बंद करके, कान बंद करके यकीन करना ना सिखाएं। और आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटियों में क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाने पर पाबंदी है। क्रिटिकल थिंकिंग हल है कि वो क्रिटिकली देख सके इंफॉर्मेशन को। उनको सिखाएं मीडिया लिटरेसी, कि जो इंफॉर्मेशन आई है उनको कैसे क्रिटिकली देखना है, कैसे तज्जिया करना है, क्या सच है क्या गलत है। उनको सिखाएं कि डिसइंफॉर्मेशन क्या होती है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे आप खबर को चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, कैसे डिसइंफॉर्मेशन है। दुरुस्त हो गया। आपके पास ऐसे गेट कीपर्स हों जो डिसइंफॉर्मेशन पे सजा दे सकें, मिस इन्फॉर्मेशन का कला कमा कर सकें। मिस इन्फॉर्मेशन होती है गलत इतला जो मासूमियत से बगैर पता के फैलाई जाए। डिसइंफॉर्मेशन होती है जो बदनीयती से जानबूझकर फितना फसाद के लिए, किसी फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए फैलाई जाए। दुरुस्त हो गया जी। यहीं से गुफ्तगू कवानीन को भी ठीक हो गया ज़ैगम साहब, यहीं से गुफ्तगू आएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। न्याई साहब, हम बात कर रहे हैं सच झूठ में तमीज़ की, इंसानी अक़दार की। सर ये फरमाइएगा, कामयाब तलबा तहरीकें रही, हक है एहतजाज करें, तहरीक चलाएं। अयूब दौर में पाकिस्तान में भी तहरीकें रहीं, कामयाब नज़ीरें भी रहीं। क्या आज की तहरीक को मुनज़्ज़म तहरीक कहा जा सकता है, या ज़ैगम साहब ने बात छोड़ी कि हैशटैग और कुछ वायरल हो जाए तो बिना सोचे समझे उसमें कूद जाएं? मेरा ख्याल है ज़ैगम साहब ने जो बात की है, मैं इसको थोड़े से चंद चीज़ें और इजाफा कर दूँ। पहली बात यह है कि आप जो चीज़ें उन्होंने रहनुमा असूल बताए हैं कि ये लागू करें और बच्चों के लिए ये प्रोटोकॉल्स बनाएं और उनको ये SOPs दें या उनकी तरबियत करें, तो उसके दरमियान में एक चीज़ है जो बड़ा मिसिंग लिंक है। आया बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान की हद तक, तो मैं शरह सदर के साथ कह सकता हूँ, आया वो वालिदैन के कंट्रोल में है। देखिए यहाँ पे एक अजीबोगरीब कैफियत पैदा हुई है। वो अंग्रेज़ी का एक बड़ा ज़बरदस्त क्लीशे है या एक सेइंग है कि इफ़ यू कैन फेक सिंसेरिटी और ऑनेस्टी, रेस्ट इजी फॉर यू। हमारे यहाँ कुछ लीडरों ने ये फेक किया हुआ है कि वो पाकिस्तान के अंदर उनसे ज़्यादा मुखलिस और सिंसियर लीडर नहीं है। ये बिल्कुल बात जो ऐसे सरफ नज़र हम करना ही होगा, हम ये कहें कि तहरीक इंसाफ का हाथ नहीं है, क्योंकि ये अंधे को भी पता है। ये अगेन हम एक चीज़ को मिसकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि मेरे पास भारे को पता है, आप भी सोशल मीडिया यूज़ करिए, मैं भी कर रहा हूँ, और कौन सी जगह पे है जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने इसको हाथों हाथ नहीं लिया। और यही हाथों हाथ लेने ही में तो फैली है बात, कतई न को फैलाने उनको किसने पहुँचाई और कहाँ से बात चली। या देखें यहाँ पे अभी हाल ही में इंग्लैंड के अंदर आप देखें एक फेक न्यूज़ ने वह कितने बड़े फसादात करवा दिए, और अब कितनी है कि चुन चुन को सजाएं दे रहे हैं। अच्छा, ये फेक न्यूज़ थी 2019 दिसंबर के अंदर, यहाँ पे वकीलों ने हॉस्पिटल पे हमला कर दिया। एक बड़ा सानिया था कि यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पे और दिल के हॉस्पिटल में वकील हमला करें। तो मैं किसी तौर वहाँ पे वकीलों के लीडर से मिल रहा था, तो मैंने कहा ये हुआ कैसे। उन्होंने कहा जी सारी रात हमारे पास जिन वकीलों के नंबर, हम लीडर हैं, हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन हर यंग लॉयर जो कि लाहौर बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करता है, उसके फ़ोन के ऊपर मैसेज आया है, डॉक्टर की इश्तियाल अंगेज तकीर दिखाई गई है, जिसने कहा जी वकील जहाँ भी नजर आए उनको ना छोड़ो, इलाज है तो इलाज ना करो। तो वकील पेपर गया, नौजवान थे, वो बगैर किसी को बताया, अभी कोर्ट खुली नहीं है कि धड़ाधड़ सारों ने कहा चलो चलो अस्पताल चलो। ये अमेरिकन एम्बेसी में अपने वक्त में 79 में जलते देख चुका, मैं इस्लामाबाद में था।
मेरी आंखों देखा वाक़या है। चलो चलो सारी रात पम्फलेट आए, ये सियालकोट में बच्चे आपके सामने, अभी आपके सामने हो गए, जिन्हें लीचे हुए। गुजरांवाले के अंदर एक बेचारे को बताया गया कि ये कुरान को डिस्क्रेडिट कर रहा है। देखिए क्राइसिस ये है कि हमारे यहाँ पे मुझे तकलीफ होती है कि इमरान खान साहब ने जो सियासत परवान चढ़ाई है वो मनफी बयानी से कराई है। मतलब आप बिल्कुल ठीक है कि लोग अपने इस मुखालफिन को जदोकोब करें, लेकिन आप इस सियासत में अपना कुछ आज तक किसी के सामने आपका मुस्बत कोई एजेंडा पेश किया है कि मैं पाकिस्तान को यहाँ ले जाना चाहता हूँ, या ये बताया कि नहीं ये भी चोर है, ये डाकू है, ये फलाना है, ये फलाना है, सारों को ढेर करके मीर जाफर भी सादिक है, और फिर उसके बाद अपने आप परवान चढ़ाएंगे, और उसके बाद उनको मानने चाहने वाले वो भी इसी तरह चलेंगे, बहुत कसी तादाद में आ गए हैं, फॉलो करेंगे। उनके कंट्रोल में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कौम के अंदर वो है। और ये सोशल मीडिया जो है ये झूठ को सच समझता है, आपका सच ये समझने को मानने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं सोशल मीडिया झूठ को सच समझता है कि अंदर का झूठ लोगों का उसने बाहर ला के रख दिया। हमाद गजनवी साहब, तकरीबी सियासत या जहन की बात हो रही है। इसी महीने के आगाज में एक एहतजाज हुआ तो हम कह रहे थे लीडरलेस एहतजाज। अब जिस तरह का एहतजाज हो रहा है लग रहा है ब्रेनलेस एहतजाज है सड़कों पर। गैर मुसद्दिका वाकया है, मिस हैंडलिंग भी बीच में हुई है, इंतजामिया से, कॉलेज से। तलबा समझ नहीं पा रहे या हुकूमत और इंतजामिया समझा नहीं पा रही है? ये सारी बातें दुरुस्त लग रही हैं। देखिए मैं अभी जो गुफ्तगू दोस्त कर रहे थे सारी माकूल बातें और मैंने इनसे सीखा भी है। मैं एक दो चीज़ों पे राय देता चलूँ, इसी से मुताल्लिक हैं जो आपने बात की है। क्रिटिकल थिंकिंग की जहाँ तक बात है वो हमारे माशरे में एक कमी है, हम उसका मुसलसल इजहार करते हैं और इसरार करते रहते हैं कि ये बुनियाद होनी चाहिए और हमारे बच्चों में ये बात डालनी चाहिए, इनकलकेट करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम जैसे दोस्त मिसाल भी दे रहे हैं कि दुनिया में जहाँ पे जो तहजीबें खड़ी ही क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद पर हैं वहाँ पर भी ये वाक़यात हो रहे हैं और इसी शिद्दत से हो रहे हैं, बल्कि ज़्यादा शिद्दत से हो रहे हैं। तो ये एक नया फिनोमेनन आ गया है और जिसमें हमने कह रहे हैं ना कि माँ बाप कदरें सिखाएं और क्यों नहीं सिखाते, तो अब बच्चे कदरें माँ बाप से नहीं सीखते। मैं इसकी हमेशा मिसाल देता हूँ कि अगर ये मामला होता तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के हामी उसी तरह आगे अपने बच्चों को सिखाते जाते और तकरीबन वही रेशो उनकी मुआशरे में बरकरार रहती जैसे कि कई मुल्कों में मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि उस्ताद बदल गया है, बच्चों के हाथ में अब कुछ और आला है, उसी से वो कदरें सीखते हैं, उसी से वो राय बनाते हैं और उसी से वो अपनी राय का इजहार करते हैं। सच्ची बात यह है कि डबल एज्ड वेपन हम सुना करते थे। मेरा ख्याल है इससे बेहतर फ्रेज नहीं हो सकता ये सोशल मीडिया को डिफाइन करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए। ये हम फसादात की कभी बात करते हैं, हमने तो अमेरिकन इलेक्शन जैसी चीज़ के बारे में सुना कि रूस ने उस पर असरअंदाज हो गया। यानी आप देखिए किस किस्म के उसके असरात हैं। अच्छे असरात तो हैं ही कि हम जिस चीज़ तक चाहते हैं मालूमात तक हम पहुँच जाते हैं और बड़ी अच्छी हमें उसके समरात मिलते हैं, सब कुछ हो जाता है। भाई इसकी दूसरी साइड भी है कि किस तरह ये मुआशरे में बाकायदा एक फितने की सूरत ही इख्तियार कर रहा है। अब ये जो हम मामला कह रहे हैं, जिसको आप कह रही हैं कि भाई ये वाकया हुआ भी, हम में से कोई भी इस बारे में श्योर नहीं। अच्छा सबूत मांगे, वो जी एक उसकी तलाश जारी है, कुछ बात आपको समझ नहीं आएगी ठीक तरह। यही कंफ्यूजन है जो कि असल मसला है। मेरा ख्याल है 2 अकाउंट्स हैं जहां से ये बात इनिशिएट हुई जी। बिल्कुल गवर्नमेंट इसके ऊपर है, एफआईए में मुकदमे भी हो गए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मगर हम अपनी गुफ्तगू को किरदार सर देखना यह है कि सजाएं होती हैं या नहीं। जिसको हम बड़े आराम से फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, दरअसल वो झूठ है, उसको झूठ बोला जाए तो उसकी सख्ती का एहसास होता है। प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, तमाम बड़ों से ये जरूर गुजारिश रहेगी, तालिब इल्म 16-17 साल पे गुस्सा ना करें, उन पे उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, सच झूठ पर रखना सिखाएं। और अगर एक कमेटी बना दी जाए उस कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से बच्चों और असातिज़ा पर मुश्तमिल जो तहकीकाती कमेटी के साथ जुड़ जाए तो इत्तेमाद साजी आसान हो जाएगी, इन तालिब इल्मों से बात करना आसान हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।